अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपने अक्सर अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ ऐसे बारबेक्यू शॉप्स देखी होंगी जहाँ बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि यहाँ मलाई बोटी भी है, चिकन टिक्का भी है, लेग पीस भी है, लेकिन उसके साथ साथ पोटा, कलेजी, दुमची और दिल, इसका बारबेक्यू भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, हमें हर जगह पे नज़र आता है। और जो लोग ये महंगी आइटमें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लाइक मलाई बोटी है, सीख कबाब हैं या लेग पीस वगैरह हैं, जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो लोग फिर ये वाली शय खा लेते हैं, ये पोटा, कलेजी, दुमची वगैरह ये खाते हैं। या टेस्ट के लिए भी लोग खाते हैं कि जो अफोर्ड कर भी सकते हैं लेकिन वो अपना टेस्ट चेंज करने के लिए वो ये शय भी खाते हैं, और बाद लोग इसको बहुत फ़ायदेमंद समझ के खाते हैं। तो हम आज के वीलॉग में ये डिस्कस करेंगे कि क्या ये वाकई हमारी सेहत के लिए ठीक है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको मुर्गी के हाजमे के निज़ाम को समझना होगा। वो ये है कि मुर्गी जब फीड खाती है तो वो उसके मुंह के रास्ते से जब उसके पोटे में जाती है, पोटा उसके मैदे का काम करता है, वो उस ग़िज़ा को पीसेगा और वहाँ से ग़िज़ा नरम होने के बाद अंतड़ियों में चली जाएगी। जब अंतड़ियों में जाएगी तो वहाँ उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो ग़िज़ाई अज्जा हैं, जिससे उस मुर्गी को एनर्जी मिलनी है, वो उन अंतड़ियों से उसके खून में जज़ब होंगी। अब उसके खून में जब वो सारे न्यूट्रिएंट्स, वो अज्जा जज़ब हो जाएंगे तो खून जो है वो उसकी रगों में गर्दिश करता हुआ उसकी कलेजी में से गुजरेगा। उसकी कलेजी यानी लिवर यानी जिगर, उसमें से गुजरेगा, और जिगर का काम यह है कि उसको डिटॉक्सिफाई करना। अब यहां तक आपको बात समझ आ गई। अब हम बारी बारी इनको डिस्कस करते हैं कि ये हाजमे का निज़ाम है। तो अब मुर्गी की फीड जो है उसमें क्या क्या कुछ डाला जाता है। मुर्गी की फीड में टॉक्सिन्स भी होते हैं, उसमें एफ्लाटॉक्सिन है, हैवी मेटल्स हैं, आर्सेनिक है, लेड है, उसमें जो पेस्टिसाइड रेजिड्यूज भी आते हैं। उसने जो पानी पीना है, अगर वो आम पानी है, फिल्टर्ड वाटर तो नहीं मुर्गी को दिया जाता, यही आम वाला पानी है, उसमें पेस्टिसाइड रेजिड्यूज भी हैं। हमारे पानी में भी आर्सेनिक की मिकदार ज़्यादा है, फिर ये आर्सेनिक उसकी फीड में भी शामिल की जाती है, और जानबूझ के उसकी फीड में इसलिए शामिल की जाती है कि इससे उसका हाजमे का निज़ाम तेज़ हो जाता है, मुर्गी ज़्यादा फीड लेती है और उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, उसका वज़न जल्दी बढ़ जाता है, मुर्गी जल्दी बड़ी हो जाती है और वो जल्दी मार्केट में जाती है, पैसे का साइकिल जो है वो शॉर्ट हो जाता है, जल्दी जो है उसको पोल्ट्री फार्मर को उसका रिटर्न मिल जाता है। इसलिए वो ऐसी फीड को प्रेफर करता है जिसमें उसकी ग्रोथ तेज़ होती है, और वो ग्रोथ तेज़ करने के लिए फीड बनाने वाले उसमें आर्सेनिक की एक ख़ास मिकदार भी शामिल कर देते हैं। और ये आर्सेनिक जो है ये हैवी मेटल्स है, ये हमारे जिगर को तबाह करती है और गुर्दों को तबाह करती है। तो इस वाले केस में ये चूंकि मुर्गी में गुर्दे नहीं होते हैं, उसमें जिगर होता है, उसका काम ये डिटॉक्सिफाई करना है कि उसकी फीड में ऐसे अज्जा हैं, वो जो कलेजी है ये उसे सब कुछ अपने अंदर रोक लेगी। फिर जो इस तरह के अज्जा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये भी उसमें सब फिल्टर हो जाएंगे, प्लस उसको मुर्गी को जो एंटीबायोटिक दी जाती है। अब मुर्गियों को जो एंटीबायोटिक दी जाती है उसके लिए असल कानून तो ये है कि जो मुर्गी को जब आपने मार्केट में भेजना है तो उससे 15 दिन पहले तक एंटीबायोटिक देनी बंद कर दें। लेकिन ये सब लोग उस कानून पर अमल नहीं करते हैं, ये एसओपीज है। इसका हर एंटीबायोटिक का अपना विथड्रॉल पीरियड है जो उस एंटीबायोटिक पर लिखा होता है कि ये अगर आपने जानवरों की एंटीबायोटिक है, ये आपने दूध देने वाले जानवर को लगानी है तो उसको आपने उसका दूध 7 दिन तक नहीं पीना। अगर ये गोश्त वाले जानवर को आप लगा रहे हैं तो वो 21 दिन तक भी इसकी मियाद जाती है कि 21 दिन तक आपने इसको ज़बह नहीं करना है। मुर्गी वाले केस में उसको 15 दिन पहले तक उसकी आखिरी डोज पिला दी जानी चाहिए। और जो मुर्गी की जो एंटीबायोटिक्स हैं वो और हमारी इंसानों की एंटीबायोटिक्स मिलती जुलती हैं। मसलन पेनिसिलिन है, जेंटामाइसिन है, एमॉक्सिलिन है, ये इंसानों की और मुर्गियों वाली
जो एंटीबायोटिक्स हैं वो हमारी मिलती जुलती हैं। अब अगर ये वाली एंटीबायोटिक्स मुर्गी को दे दी गई हैं और उस वक्त दी गई हैं कि जब उसे फार्म गेट से बाहर निकालना है, उसे 1-2 दिन पहले दे दी गई हैं, अभी उसका विड्रॉल पीरियड पूरा नहीं हुआ है, तो उसकी वजह से उसके असरात उसके गोश्त में भी आएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो उसका असर है वो उसकी कलेजी पर पड़ेगा। क्योंकि जो कलेजी का काम, जैसे आपको मैंने पहले बताया कि उसका काम यह है कि डिटॉक्सिफाई करना, उसमें जो ऐसे असरात हैं वो सब कुछ अपने अंदर वो एब्जॉर्ब कर लेती है। यानी उसका काम एक फिल्टर का है, उसका काम एक छाननी का है कि वो सब कुछ अपने अंदर स्टॉक कर लेगी और उसके बाद खून को साफ करके आगे भेजेगी। कुजा ये कि हम उसको डिस्कार्ड करें, हम उसका बारबेक्यू करके खा रहे होते हैं। तो जहां पे उसके गोश्त में भी असर आना है, लेकिन गोश्त में कम असर जाता है, कलेजी में उसके असरात बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, तो इसको आप ना ही खाएं तो बेहतर है। क्योंकि हमें नहीं पता कि जिस पोल्ट्री फार्म से ये मुर्गी आई है उसका जो मालिक है वो किस हद तक ईमानदार आदमी है, उसे किस हद तक इंसानियत से प्यार है, वो उन SOPs पे उसने अमल किया है या नहीं किया। इस बात का हम आम तौर पे देख के अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि एहतियात ही कर ली जाए। अब आगे आ जाते हैं पोटा। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि क्या पोटा खाना चाहिए। तो अब जो मुर्गी की फीड आती है वो उसके पोटे में यानी मैदे में आ गई। अब जब भी आप कभी मुर्गी लेते हैं तो आपने देखा होगा कि उसका मुर्गियां आपने 3-4 ली हैं, उसने उनके पोटे निकाले हैं, उनको उसके बाद उसने ऐसे चीरा दिया है, चीरा दे के ऐसे उसे करेगा, खोलेगा, खोल के उसके अंदर जो भी फीड है उसको वो वेस्ट वाले ड्रम में डालेगा और उसके बाद उसको एक प्याला पानी वाला है उसमें वो 4-5 पोटे जितने भी हैं वो उसमें डाल देगा और उसके बाद उस पोटे के अंदर जो एक येलो कलर की एक लेयर होती है, एक झिल्ली होती है, उसे एक साइड से पकड़ेगा और पकड़ के तो उसको बाहर फेंक देगा और बाकी उस पानी में उसे धोएगा, साफ करके आपको वो दे देगा। अब होता क्या है कि वो जो पोटा है उसमें 1-2 बहुत ही कातल किस्म के बैक्टीरिया होते हैं। यानी वो चूंकि अब बेसिकली वो फुजले की सूरत में जा रही है और मुर्गी के फुजले में 2 सबसे जो खतरनाक किस्म के बैक्टीरिया हैं, उनमें एक इकोलाई है और एक साल्मोनीला है। अब ये मुर्गी के फुजले में पाए जाते हैं और फुजला बनने का अमल उस पोटे से शुरू हो जाता है। अब वो जब उस फुजले को निकाल के उसने बाहर डालना है, उसके हाथ भी उस फुजले से आलूदा होने हैं, वो पानी जिसमें उसने डिप किया है वो भी उस फुजले से आलूदा होना है, वो झिल्ली जिसके ऊपर फुजला सारा चिपका हुआ था उस प्याले में मौजूद पानी जो है झिल्ली से भी आलूदा होगा। तो अब उसी पानी में ही उसने हाथ डाल के वो झिल्ली निकालनी है और उसके बाद उसने वो निकाल के आपको दे देनी है। उस झिल्ली के बाद जो बाकी बचा हुआ पोटा है वो तो उन बैक्टीरिया के साथ एक तरह से लुथड़ा हुआ था जिसे आप घर ले आए हैं और उसके बारे में तो इस हद तक एहतियात होती है कि जिस छुरी से उसे काटा है उस छुरी को बाकी गोश्त से नहीं काटना चाहिए। उस छुरी को जब तक अच्छी तरह धो ना लें, स्टेरिलाइज ना कर लें, उसको आप दूसरे गोश्त को उससे बिल्कुल भी टच भी ना करें, क्योंकि उसमें जो बैक्टीरिया है ये बहुत छोटे साइज का होता है, हम आंख से तो नजर ही नहीं आता। अब वो बैक्टीरिया जब उस छुरी के साथ जाके बाकी गोश्त को आलूदा करेगा तो वहां तो वो बड़ी तेजी से ग्रोथ करेगा। उसको तो बड़ा आइडियल एटमॉस्फेयर मिल रही है कि जहां पे ये बैक्टीरिया तेजी से अपनी नस्ल आगे बढ़ाता है। तो अब जहां पे ये एहतियात है कि वो अंतड़ियों को भी टच ना हो, वो छुरी भी टच ना हो, वो पोटा भी टच ना हो, लेकिन हमारे पास तो ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। तो चूंकि वहां पे इतनी एहतियात होती नहीं है तो इसलिए मेहरबानी करें तो इसको भी ना ही खाया करें। अभी तो ये शुक्र है कि हमारा जो कुकिंग का सिस्टम है वो इस तरह का है कि यहां पे हम बहुत ज्यादा भुनाई करते हैं, उस भुनाई की वजह से हम बच जाते हैं। लेकिन
ये जो बारबेक्यू वाला केस होता है, बारबेक्यू वाले केस में तो ये सेमी कुक्ड होता है, फुल्ली कुक्ड तो होता ही नहीं है, तो उसमें तो इसका बहुत सा असर बाकी रह जाता है, बहुत से बैक्टीरिया बच जाते हैं जो अंदर जाके हमें फिर बीमार कर देते हैं। तो इसलिए बारबेक्यू वाले केस में तो बिल्कुल नहीं खाना। ऐसी कोई सूरत हो कि जहां बहुत ज्यादा फ्राई आपने किया है या बहुत ज्यादा पका लिया है तो और आप खाए बगैर नहीं रह सकते हैं तो फिर खा लें, नहीं तो मेरी दरख्वास्त ये है कि एहतियात ही कर लें, इससे बच जाए। आगे आ जाइए, दुमची। दुमची क्या चीज़ है? मेरे बहुत से व्यूअर्स को शायद पता ही ना हो कि मुर्गी का फुजला जिस जगह से निकलता है, मुर्गी से जो फुजला निकलने की जगह है उसके इर्द गिर्द जो सॉफ्ट सा गोश्त वाला हिस्सा होता है उसको दुमची कहा जाता है। दुम के नीचे वो वाली जगह जहां से फुजला खारिज होता है उसके इर्द गिर्द वाली सॉफ्ट जगह को दुमची कहा जाता है। अब वो छोटा सा पीस होता है गोश्त का, और चूंकि ये लोग उस पीस को भी ज़ाया नहीं करते हैं और उसको मसाला लगाते हैं और उसको बारीक सी सीख पे डालते हैं और बारबेक्यू करते हैं और बड़ी दुनिया उसे शौक से खाती है। अब आपको जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो मुर्गी का फुजला होता है उसमें दो किस्म के बड़े ही खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं, एक इकोलाई और दूसरा सैल्मोनेला। अब ये चूंकि फुजले में पाए जाते हैं और फुजला निकलने की जो जगह है वो सबसे ज्यादा आलूदा होती है, क्योंकि मुर्गी ने ड्यूरिंग ट्रांजिट भी, उसने उधर पोल्ट्री फार्म में भी जहाँ पे उसने फुजला खारिज करना है, बीट करनी है और उसके बाद वहीं पे ही उसने बैठ जाना है और वो उस जगह पर इर्द गिर्द चिपका रहता है। अब वो पोर्शन को जब हम लेके आएंगे पकाने के लिए तो हम तो उसको उस तरीके से स्टेरिलाइज ही नहीं कर सकते हैं, उस तरीके से धो ही नहीं सकते हैं कि उसका सारा बैक्टीरिया खत्म कर दें। और इसने चूंकि बनना भी बारबेक्यू है, बारबेक्यू सेमी कुक्ड होता है यानी पूरी तरह कुक नहीं होता। अगर उसे पूरी तरह कुक कर दें, पूरी तरह उसको पका लें तो वो उतना जूसी नहीं रह जाता। तो उसको जूसी करने के लिए, सॉफ्ट रखने के लिए उसको अभी पकने से 1-2 दर्जे पहले ही उतार लिया जाता है ताकि आपको उसका पूरा मजा आ सके, फ्लेवर आ सके जी। और ये नहीं पता कि उस मजे लेने के चक्कर में हम कितने बैक्टीरिया खा जाएंगे जी, और उसके बाद कितनी अनगिनत बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। अब डिपेंड करता है कि आपकी इम्यूनिटी कैसी है। अगर इम्यूनिटी लो है तो फौरी तौर पे उन बीमारियों का शिकार हो जाएंगे, और अगर इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है तो आहिस्ता आहिस्ता आपका अंदर सिस्टम इतना डैमेज हो जाएगा कि उसके बाद आप बड़ी जल्दी पकड़ में आ जाया करेंगे। तो इसलिए बराए मेहरबानी दुमची से तो बहुत ज़्यादा परहेज कीजिए। यहाँ पर मैं आप ये वजाहत भी करना चाहूँगा कि कुछ लोग ये नीचे सवाल करेंगे कि देसी मुर्गी का जो पोटा है, देसी मुर्गी की जो कलेजी है, देसी मुर्गी की जो दुमची है, क्या वो खा लेनी चाहिए? तो उनके लिए मेरा जवाब ये है कि देसी मुर्गी की जो कलेजी है वो फिर बेहतर होती है, इस ब्रायलर मुर्गी से बेहतर होती है, क्योंकि उसको उस तरह एंटीबायोटिक नहीं दी जाती, उसमें उस तरह के हैवी मेटल्स उसमें नहीं होती हैं, उसकी फीड में आर्सेनिक नहीं होती है। तो इसलिए उसकी कलेजी दूसरी ब्रायलर मुर्गी की निस्बत बहुत बेहतर होती है। लेकिन जो पोटा है उसके साथ वही वाला काम होता है कि उसमें इकोलाई और साल्मोनेला होता है, उसकी हम एहतियात उस तरह कर नहीं सकते हैं, तो इस वजह से उसकी एहतियात ज़रूरी है। और दुमची वाले केस में उसी तरह ही वो भी एहतियात बहुत ज़रूरी है। और देसी मुर्गी इतनी होती नहीं है कि उनकी दुमची इस तरह उसका बारबेक्यू मिलता हो, तो इसलिए आप उसकी कलेजी की हद तक, देसी मुर्गी की कलेजी की हद तक तो आपको इजाज़त है, लेकिन बाकी दुमची और पोटा जो है वो उसका खाने की इजाज़त नहीं है जी। अब आ जाते हैं हम आगे। दिल, आपने दिल जो है मुर्गी का वो आप खा सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी एहतियात ये करनी है कि आपने देखना है कि जब भी आप ब्रायलर का गोश्त लेते हैं तो उसका जो दिल होता है उसको गौर से देख लीजिए। अगर तो वो अपने नॉर्मल कलर का है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो ब्लैकिश हो गया हुआ है तो फिर नहीं खाना। फिर उस दिल के साथ एक हल्की सी थैली बन जाती है,
उसके अंदर पानी डिपॉजिट होता है, जमा होता है उसमें पानी। तो अगर उसके साथ इस तरह का कोई बैलून बन गया है, कोई थैली बन गई है, उसमें पानी जमा हुआ है, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो दिल जो है वो डैमेज था, बीमार था, तो वो वाला दिल आपने नहीं खाना। लेकिन अगर वो सही हालत में था तो फिर आप उसे खा सकते हैं। तो अब ये था हमारा आज का वीलॉग, और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे जो मैं बार बार मुर्गी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये ब्रायलर मुर्गी की बात कर रहा हूँ मैं। देसी मुर्गी के लिए मैंने अलहदा से आपको वजाहत कर दी है। इसके साथ ही आज के इस वीलॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।